हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे और 30 ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन 30 ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हो सकता है कि इससे कई सवाल रिपीट हो जाए। ठीक है, तो 30 सवाल हम लोग देखेंगे और देखिए ये 30 सवाल कहाँ से उठाया गया है। तो ये आपका 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो MCQ आए थे 30 सवाल, वो सवाल है। ठीक है, 2024 बोर्ड के एग्जाम का सवाल है। तो प्रीवियस ईयर सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इस सवाल को सारे पिक करके उठा लिया है 2024 वाले सवाल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए MCQ टाइप है, सिद्धांतिक प्रश्न और साइंस थ्योरी। ठीक है, जिसमें 30 प्रश्न और आपका हूबहू इसी टाइप के सवाल आने वाले हैं। 30 सवाल थे उस समय। ठीक है, और यही सवाल आपका इसी टाइप का पैटर्न पे सवाल आपका बनेगा। तो देखिए पहला सवाल क्या होगा। देखिए ये सवाल जो है वो 2024 बोर्ड एग्जाम का है। ठीक है, यानी ओरिजिनल सवाल है दोस्तों, हल्का में नहीं लेना इस सवाल को। तो पहला सवाल है कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है। तो उसको दर्पण कहते हैं। ठीक है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन होगा कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या है। देखिए बोला गया 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर जो है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि मुख्य फोकस पर रखा गया किसी वस्तु को। तो बोला गया है कि इसका दर्पण से दूरी कितना होगा। तो देखिए दर्पण कुछ भी हो जाए या 30 सेंटीमीटर दे दे, उलझाने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का बात अगर हो और फोकस पर अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका 100% है कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, चाहे वो 30 सेंटीमीटर दे या 60 सेंटीमीटर दे, कुछ भी दे। थर्ड सवाल होगा कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, 1/P। ठीक है, 1/P होता है। तो यहाँ पे बोला है क्षमता पूछा है, तो P बराबर हो जाएगा 1/F। यहाँ पे 1/F होगा, तो 1/इसको 20 करेंगे, जब डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा पॉइंट में। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा आपका 0.5 आएगा, और उसको 100 से गुना मारेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, मीटर में होता है, उसको डायप्टर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए 100 से तो आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5.0 आएगा। और देखिए यहाँ अवतल लेंस दिया हुआ है, तो अवतल लेंस की फोकस जो होती है तो वो माइनस में होती है, इसलिए -5D इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि 3 का D परफेक्ट होगा। आगे चौथा कि अवतल लेंस में आवर्धन क्या होता है। देखिए लेंस कुछ भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, तो लेंस का आवर्धन जो होता है वो V/U होता है, V/U। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर इसी तरह अगर दर्पण का पूछ दिया जाए तो दर्पण का -V/U होता है, -V/U होता है। और अगर दर्पण सूत्र का बात कर दिया जाए बच्चों, दर्पण सूत्र का, तो वो आपका होगा 1/U और 1/V और बराबर हो जाएगा 1/F। वही अगर लेंस का बात करेगा तो 1/V और -1/U और बराबर क्या हो जाएगा 1/F, यानी कि लेंस में माइनस होगा और दर्पण में प्लस होगा। लेकिन दर्पण का आवर्धन में माइनस होगा जबकि लेंस का आवर्धन में प्लस होगा। ठीक है, आगे पांचवा सवाल देखेंगे कि नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो अगर नेत्र गोलक अगर क्या हुआ है, लंबा हुआ है, ठीक है, नेत्र गोलक अगर लंबा हो गया तो उससे जो दृष्टि दोष उत्पन्न होगा उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। छठा सवाल होगा कि तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति क्या हो जाती है। तो अगर तीव्र प्रकाश होगा तो पुतली जो होती है, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, वो प्रकाश की पुतली मतलब पुतली की आकृति जो होगी वो छोटी हो जाएगी। सातवां सवाल होगा कि निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है। ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर के बराबर। तो 1 एम्पियर के बराबर कौन होता है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। यानी कि अगर 1 सेकेंड में कोई विद्युत धारा, ठीक है, 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित कर रही है, यानी कि चालक तार में 1 कूलाम आवेश अगर 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है तो उसको 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि 1 एम्पियर बराबर क्या हुआ, तो 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 7 का 1 होने वाला है। आगे आठवां कि यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करें तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 1 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर क्रम में बोला है, यानी कि 1/RP हम लोग को निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और ऐसे करते करते हम लोग को 10 तक जाना है आगे। ठीक है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ऐसे करके जब निकालेंगे तो 10 प्रतिरोध है टोटल, तो क्या हो जाएगा 1/10 होगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, 1/10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट 9वां नंबर सवाल होगा कि एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, धारा की दिशा पूर्व की से पश्चिम की ओर जा रही है। तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी।
देखिए तो फ्लेमिंग के नियम पर दिया गया है तो एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम है, ठीक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम यानी इधर है। तो पूछा गया कि तार के ठीक नीचे जो होगा, तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगी ना बच्चों, वो हो जाएगी आपका उत्तर से दक्षिण होगा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट 10वां नंबर सवाल होगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, जल, लकड़ी या सूर्य? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। आगे सवाल होगा Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस Cu कैसी अभिक्रिया है? तो आप देख सकते हैं Zn प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पर जिंक जो है वो सल्फेट को ले लिया और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया गया है। कॉपर को विस्थापित किया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। आगे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ जाना किसका उदाहरण है? तो अगर किसी के ऊपर काली परत चढ़ रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, तो उसको संक्षारण बोलेंगे। आगे नेक्स्ट सवाल है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में कौन सा उत्पन्न होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आर हेनियस ने एक बात बताया था कि अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो H+ आयन उत्पन्न करता है, जबकि क्षारक जो होता है वो OH- आयन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOH यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और आपको बता देते हैं कि जितना भी रासायनिक सूत्र है, ठीक है, चाहे वो धोन सोडा का है, बेकिंग सोडा का है, सोडियम क्लोराइड का है, विरंजक चूर्ण का है, जितने भी चेक का सब का जो आपको सूत्र याद करना है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल एक ना एक सवाल फिक्स रहता है यहाँ से। आगे 15वां कि निम्न में कौन से धातु सर्वाधिक तन्य है? ठीक है, सर्वाधिक तन्य कौन सा है? तो सोना, लोहा, तांबा और जस्ता। तो दिया गया ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सोना होगा। और कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार भी बनता है, इसलिए क्योंकि वो इतना तन्य होता है। और शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है उससे आभूषण वगैरह बन भी नहीं पाता, क्योंकि वो इतना तन्य होता है कि वो तुरंत झूल जाएगा, ठीक है। आगे जो सवाल होगा 16वां नंबर पूछा गया है कि धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है बच्चों? ठीक है, धातु की क्रियाशीलता का। तो देखिए पहला ऑप्शन है Na, Zn, Mg और Cu। तो देखिए Na तो फाइनली होगा, N सोडियम सबसे ऊपर होगा, उसके बाद आपका मैग्नीशियम आने वाला है, ठीक है, मैग्नीशियम, फिर जिंक होगा और फिर कॉपर होगा। तो ये ऑप्शन आपका डी नंबर में है, करेक्ट ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संख्या तो 6 होती है, तो इसको जब बांटेंगे 2 और 6 में, 2 और 4 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो 4 इसका बाहरी कक्षा में आएगा, ठीक है, और 4 ही क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो लंबी श्रृंखला वाले ऐसे करके और यहाँ पर आयन भाग लगेगा, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH इसके साथ लगने वाला है और प्लस Na लगेगा, ठीक है, NaCHOOH यानी तो ये क्या हो जाएगा, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं, ठीक है, सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? सिलिकॉन जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी के कौन सा ग्रुप का है? तो वो आपका 14वां हो जाएगा, ठीक है, 14वां वर्ग का सदस्य था। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? तो देखिए अगर आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे अच्छे से, तो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में जो होता है, 2 में आपका है 8 तत्व, ठीक है, 2 में आपका 8 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होता है। तो विषमपोषी जीव जितने भी होते हैं वो आश्रित जो होते हैं वो किस पर होते हैं? तो हरे स्वपोषी पौधे पर, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और हम लोग जो है इसी पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पौधों के वायवीय भाग में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए ये पत्ता होता है, यहाँ से जो कुछ जल का हानि होता है स्टोमेटा के माध्यम से, तो गैस का आदान प्रदान भी होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन भी होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। आगे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका के, यानी अगर एक तंत्रिका का बात किया जाए ऐसे, ठीक है, एक तंत्रिका ये हुआ और फिर अगर अगर एक तंत्रिका यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो इसके बीच का खाली स्थान क्या कहलाएगा, सूत्रयुग्मी गांठ से, तो इसको बोलते हैं सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कह सकते हैं, सिनेप्स, ठीक है, तो 23 का हो जाएगा सी। आगे 24वां है कि मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो देखिए मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है, सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेरेब्रम। अगर ये आपका कमजोर है इसका मतलब आप चतुराई और बुद्धि के रूप में थोड़ा कमजोर होंगे। नेक्स्ट है अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पर? ठीक है, तो अंडाणु जो निषेचित होता है दोस्तों वो फेलोपियन नलिका में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? ठीक है, तो नर युग्मक आपको पता है कि शुक्राणु है और मादा युग्मक क्या है, अंडाणु। जब ये दोनों निषेचन के दौरान जब मिलते हैं तो इससे बनता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनता है जिसको युग्मनज भी कहा जाता है, युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशोषी अंग का उदाहरण क्या है? अवशेषी अंग,
तो कर्ण पल्लव की पेशियां पहला ऑप्शन है, दूसरा है पुच्छ कर से रुकाएं, और तीसरा है निषेचन पटल, और चौथा है इनमें सभी। तो दिया गया ऑप्शन बिल्कुल चारों तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, तो 27 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, यानी जब भी कोई जीव नया बनता है तो उस पर किसका डीएनए का प्रभाव पड़ता है, केवल माँ का, केवल पिता का, या केवल माता का, या दोनों का, या इनमें कोई नहीं। तो देखिए समसूत्री विभाजन होता है तो दोनों का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ओजोन परत का अवक्षय करता है, तो ओजोन परत का अवक्षय सबसे अधिक कौन करता है, तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अंतिम सवाल होगा आज का कि विश्व में तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, ठीक है, तो जल, वन, पवन या सूर्य का प्रकाश। तो जो विश्व में तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन जो है वो वन है, ठीक है, वन है। तो आज हम लोग 2024 का जो ओरिजिनल सवाल पूछा गया था फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग आज टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, और ये आपका आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और लगभग इसी पैटर्न पे सवाल जो है दोस्तों वो बनता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए नए आए तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक बहुत से बहुत धमाकेदार वीडियो आने वाला है। और लगभग साइंस का हम लोग लगभग कर चुके हैं दोस्तों, अब आपको SST का सारा वीडियो मिलने वाला है, सोशल साइंस का, ठीक है। और सोशल साइंस के बाद आपको मैथ मिलेगा, जो पूरा सॉल्व कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा सॉल्व कराया जाएगा। तो शेयर करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ही लेना है आपको, ठीक है, ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।